हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में, एरियर्स ऑफ द सैलरी के बारे में। आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई पिछले साल की जो आपको सैलरी थी आपकी रिवाइज़ हुई है, जो आपके पिछले सालों से प्रिटेन करती है, अगर आपको वो इस साल में मिलती है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी सडनली इंक्रीज़ हो जाती है। देन ऑल ऑफ सडन यू आर सरप्राइज़ कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है इतना नहीं होना चाहिए। अगर यही सैलरी आपको लास्ट ईयर्स में मिलती तो उस केस में आपका जो टैक्स लायबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू कम रहता। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपना इनकम टैक्स में एक रिलीफ 89(1) के अंडर कैसे क्लेम कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन क्या रहता है और आपको कितने अमाउंट तक का रिलीफ यू कैन क्लेम। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि कभी हमें अगर आपका सैलरी रिवाइज होता है या आपका कोई एम्प्लॉयर के साथ आपका कभी कोई डिस्प्यूट था रिगार्डिंग योर सैलरी, तो वो केस आपके कोर्ट में थे या जैसे भी आपको वो पेमेंट अगर इन फ्यूचर मिलता है, तो वो जो एरियर्स हैं एज रिगार्ड टू सैलरी की हम बात कर रहे हैं, वो जो एरियर्स हैं वो आपको उस साल में टैक्सेबल होंगे जिस साल आपको उसका पेमेंट रिसीव होगा। तो इस केस को लेकर हम इसमें बात करने वाले हैं कि 89(1) का रिलीफ आप कैसे कैसे क्लेम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 89(1) के अंतर्गत आपको एम्प्लॉयर डिडक्शन दे सकता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको डिडक्शन देता है, रिलीफ देता है 89(1) का, देन वो आपकी जो फॉर्म 16B में है वो रिफ्लेक्ट करेगा कि 89(1) का आपका इस साल का टैक्स लायबिलिटी इतना था, बट आपको कुछ रिलीफ ड्यू टू एरियर ऑफ सैलरी है वो आपको मिलता है, तो वो आपके फॉर्म 16 में मेंशन होगा। देन सेकंड पॉइंट, अगर मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर आपको 89(1) का रिलीफ नहीं देता है और आपको लगता है कि आपका टैक्स लायबिलिटी अगर आपको ये एरियर पहले मिलते तो आपका पिछले सालों में मिलते, जिस साल से वो प्रिटेन करते थे, तो आपका टैक्स लायबिलिटी उस टाइम इतना नहीं रहता। देन आप अपनी उसका एक कैलकुलेशन कीजिए, वो हम बताएंगे कि वो कैसे करनी है। आप उसका कैलकुलेशन कीजिए। अगर वो रिलीफ आपके एम्प्लॉयर ने नहीं दिया है तो आप खुद भी उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लेम कर सकते हैं। बट ये जो रिलीफ क्लेम करने के लिए अगर आप एज ए एम्प्लॉई अगर क्लेम करते हैं तो उनको सबसे रिटर्न फाइल करने से पहले एक फॉर्म 10E है, दे हैव टू सबमिट दैट फॉर्म टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये फॉर्म ऑनलाइन सबमिट किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे। तो इस फॉर्म को जब आप सबमिट करते हैं 10E को, तो इसमें आप अपनी पूरी डिटेल्स देते हैं कि किस साल का आपका कितना कितना ग्रॉस इनकम था और उस साल से आपके कितनी कितनी जो एरियर आपको इस साल में रिसीव हुए हैं विच विल पर्टेन टू द प्रीवियस ईयर्स। तो वो आप सारी डिटेल्स उस फॉर्म 10E में देते हैं। वो फॉर्म आप ई वेरीफाई करेंगे, उस फॉर्म का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा। उसके बाद आप अपनी रेगुलर रिटर्न जो आपको फाइल करनी है उसमें आप 89(1) का रिलीफ ले सकते हैं। अगर आप 10E फॉर्म फाइल किए बिना ही 89(1) का रिलीफ अपनी रिटर्न में क्लेम करते हैं तो उस केस में आपका क्लेम जो है डिपार्टमेंट रिजेक्ट करेगा और दूसरा हो सकता है आपको इसके रिगार्डिंग एक नोटिस भी आ जाए ड्यू टू एक्स्ट्रा डिमांड का। एक्स्ट्रा डिमांड मीन्स अगर आपने फॉर्म 10E सबमिट नहीं किया है तो वो आपकी इस साल की ही टैक्स लायबिलिटी मानी जाएगी, आपके जो सैलरी एरियर्स हैं। तो इसमें हम बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। तो सबसे पहले तो इसकी जो कैलकुलेशन है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप स्टेप 1 में ये कैलकुलेशन करेंगे कि आपकी जो प्रेजेंट ईयर, इस साल में आपको जिस साल में एरियर मिले हैं उस साल की आपकी जो टोटल इनकम है एरियर्स को इंक्लूड करके आपका टैक्स कितना बनता है। मान लीजिए आपकी इनकम थी 8 लाख रुपए और प्रीवियस ईयर्स के आपको एरियर्स मिले हैं 2 लाख रुपए, तो 10 लाख के ऊपर आपका टैक्स लायबिलिटी कितना है, उसमें से आप माइनस कर दीजिए कि आपका इस साल का इनकम जो था उसके ऊपर आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितना था अगर आपको वो एरियर ना मिलते तो। स्टेप 1 का ये डिफरेंस आ जाएगा। देन स्टेप 2 में आप पिछले सालों में जाएंगे, लास्ट ईयर्स में जाएंगे, जिस साल से आपके एरियर प्रिटेन करते थे। तो उस साल में मान लीजिए कि आपको 2020-21 में आपको जो एरियर मिले हैं वो आपके 18-19 या उससे पहले से रिलेटेड थे। तो उस साल की आप ग्रॉस इनकम लेंगे, उसमें आप अपने एरियर उस साल के जितने थे वो ऐड करेंगे, उसके ऊपर आप टोटल टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसमें से आप माइनस करेंगे कि उस साल में जो आपने एक्चुअल इनकम रिपोर्ट की थी और उस साल में आपने उस पर कितना टैक्स दिया था।
तो उसका जो डिफरेंस होगा वो स्टेप 2 में आएगा। तो इस तरह जो आपका रिलीफ का अमाउंट बनेगा, अगर वो आपका स्टेप 1 जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था प्रेजेंट ईयर का जो डिफरेंस है, अगर वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स की टैक्स लायबिलिटी के का जो डिफरेंस है उससे ज़्यादा है, तो आप उतने अमाउंट का रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका स्टेप 1 में कैलकुलेट किया हुआ एरियर जो है वो कम है और स्टेप 2 में आपका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, तो आपका जो एरियर है वो नील बनेगा, आपका रिलीफ जो है वो नील बनेगा। एरियर तो आपको मिलेंगे ही, रिलीफ नील बनेगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ही इज़ एज्ड 40 ईयर्स, ही इज़ हैविंग टोटल इनकम ऑफ 8 lakhs। हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहे हैं क्योंकि 2021 का ही रिटर्न अभी फाइल होंगे। एंड 2021 में उसको ही हैज़ रिसीव द एरियर ऑफ द सैलरी परटेनिंग टू द 1920, प्रीवियस ईयर 1920 से उसके जो परटेन करते थे एरियर दैट वाज 1,20,000, और 18-19 से जो परटेन करते थे 80,000। उससे पिछले 2 सालों के इसके जो एरियर थे 2 लाख, वो उसको आके 20-21 में मिले। तो उस केस में उसका जो उसका रिलीफ रहेगा वो हम देखेंगे। तो इसमें हमें 2 फिगर्स और चाहिए होंगी। हमें पता होना चाहिए कि हमने जो जिस साल के एरियर थे 1920 के एंड 18-19 के, उस साल हमने अपनी इनकम कितनी रिपोर्ट की थी, वो आपकी प्रीवियस ईयर रिटर्न्स में होगा। तो उस साल की जो आपकी एक्चुअल इनकम थी वो थी 7 लाख, हम मान लेते हैं यहाँ पे फॉर द ईयर 1920, एंड 6 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 की बात करेंगे। स्टेप 1 में हम 2021 की इनकम कैलकुलेट करेंगे इंक्लूडिंग द एरियर एंड एक्सक्लूडिंग द एरियर। 2021 में हम मानते हैं कि उसका जो सैलरी उसका जो इनकम था दैट वाज 8 lakhs। तो 8 lakhs इंक्लूडिंग 2 lakhs उसको जो एरियर मिले हैं, उसका जो टोटल इनकम हो गया इस साल का 10 लाख का। ये जो 2 लाख थे वो उसके प्रीवियस ईयर से परटेन करते थे, बट क्योंकि इस ईयर में रिसीव हुए हैं तो हमें इस साल इसका टैक्स लायबिलिटी हमारी इस साल अराइज होगी। तो इस साल इसका जो टैक्स बनेगा 1,12,500 बनेगा। अगर मान लीजिए उसको ये 2 lakhs इस साल ना मिलते तो उसको इस साल का लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी कितना होता है 72,500। ये जो हमने टैक्स लायबिलिटी लिए हैं ये हमने एक नॉर्मल जो है हमारी जो ओल्ड टैक्स रेट्स हैं वही लिए हैं, क्योंकि अगर आप न्यू रेजिम में अप्लाई करते हैं तो उसमें आप कोई डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। तो हमने पुरानी रेजिम है जो ओल्ड रेजिम है उसके अंदर ही इसका एक कैलकुलेशन किया है जिसमें 2.5 तक आपका कोई टैक्स नहीं है। 2.5 to 5 lakhs इज़ 5% एंड 5 to 10 lakhs इज़ 20%। तो इनका जो इनकम है 5 to 10 के में फॉल करेगा और 20% लगेगा इनको 5 lakhs के ऊपर, दैट इज़ 1 lakh एंड 12,500 फॉर द 2.5 lakh to 5 lakhs। तो इनका जो इस साल का इनकम टैक्स लायबिलिटी बनेगा दैट इज़ 1,12,500। तो इनको जो एक्स्ट्रा अगर आप देखो कि इनको एक्स्ट्रा टैक्स कितना देना पड़ा 40,000, मीन्स इनको जो 2 लाख के एरियर मिले उसकी वजह से इनको 40,000 का टैक्स इस साल देना पड़ा। तो ये जो टैक्स लायबिलिटी थी ये इनके प्रीवियस ईयर से परटेन करती थी। तो अभी हम आएंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम ईयर वाइज कैलकुलेशन करेंगे 1920 की एंड 18-19 की। 1920 का हमने माना है कि उनका जो इनकम था दैट वाज 7 लाख, तो उसको भी इंक्लूडिंग एरियर 1920 के जो उनके एरियर थे दैट वाज आउट 1,20,000 आउट ऑफ 2 lakhs। 2 लाख के जो एरियर मिले हैं उसमें 1,20,000 जो थे 19-20 से परटेन करते थे, तो हमने 19-20 के ईयर में आके उसमें ऐड कर दिया। तो उसको इंक्लूड करके जो उनका टैक्स लायबिलिटी बनता था 76,500, बट उन्होंने जो उस टाइम एक्चुअल दिया है वो दिया है 52,500। तो दैट मीन्स अगर ये एरियर उनको उसी टाइम मिलते तो उनको 24,000 का एक्स्ट्रा लायबिलिटी पड़ता। ये आ गया डिफरेंस। तो जो स्टेप 2 में जितने भी ईयर्स के आपके डिफरेंस हैं वो आप स्टेप 2 में लेंगे, सब जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनको सब ऐड करेंगे। और 18-19 का हमने माना है कि उनका इनकम था 6 lakhs, तो इसके जो 80,000 के एरियर थे वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए इंक्लूडिंग एरियर। तो उसका भी हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया, तो ये बना 48,500 एंड 32,500 एक्सक्लूडिंग एरियर्स। तो अगर आप देखें जो हमारा स्टेप 2 में टोटल बनेगा 24,000 प्लस 16,000 दैट इज़ 40,000। तो ये जो 40,000 है अगर हम इसे स्टेप 1 में स्टेप 1 में से डिडक्ट करेंगे तो स्टेप 1 इज़ ऑलरेडी 40,000। 40,000 से 40,000 डिडक्ट होगा तो उनका जो रिलीफ रहेगा वो नील मिलेगा। तो इसका रीज़न यहाँ पे ये है कि टैक्स एक तो
रेट्स चेंज नहीं हुए ड्यूरिंग दैट पीरियड, एक तो रीज़न ये है, इसलिए उनका कोई रिलीफ नहीं बना। दूसरा, उनका स्लैब भी चेंज नहीं हुआ। अगर मान लीजिए उनका इस साल का इनकम जो है फॉल करता 10 लाख से ऊपर 1 लाख चला जाता, तो उनको कुछ रिलीफ का अमाउंट बनेगा। तो इस केस में उनका जो रिलीफ बनेगा वो नील बनेगा। अब हम इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अब मान लीजिए कि जो 2021 का जो इनकम है वो 8 लैक्स नहीं है, उनका एक्चुअल इनकम है 9 लैक्स, और इस साल में उनको 2 लैक्स एक्स्ट्रा जो एरियर्स मिले हैं। तो अगर उनका स्लैब, क्योंकि 10 लैक्स के बाद उनका स्लैब रेट चेंज हो जाता है, सबका स्लैब रेट जो है 10 लैक्स के बाद चेंज रहेगा, 30% का रेट एप्लीकेबल रहेगा। तो इस केस में आप देखिए कि अगर उनका इनकम जो 9 लैक्स रहता और 2 लैक्स एरियर मिलते, तो 11 लाख उनका टोटल इनकम रहता। तो 11 लैक्स के ऊपर जो उनकी टैक्स लायबिलिटी रहती है दैट इज़ 1,42,500। तो एक्सक्लूडिंग एरियर जो अगर देते तो 92,500 मीन्स 50,000 ही हैज़ पेड एक्स्ट्रा। तो इस केस में उनको रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि आइए आगे देखते हैं कि बाकी तो डेटा सेम रहेगा, अगर हमने माना है कि टैक्स स्लैब रेट उनका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे उनका जो है 40,000 जो प्रीवियस ईयर्स के जो डिफरेंस हैं दैट इज़ 24,000 एंड 16,000 जो हमने पीछे कैलकुलेट किया। इन द सेम वे स्टेप 1 यहाँ पे है जो 50,000 है, स्टेप 2 का जो टोटल है दैट इज़ 40,000। तो उनको 10,000 का रिलीफ मिल जाएगा इनकम टैक्स का। तो अगर आपका भी ये स्टेप 2 जैसा, ये जो सेकंड एग्जांपल जैसा कोई केस है, तो आप भी एलिजिबल हैं अपना रिलीफ क्लेम करने के लिए। आपको अगर आपका स्लैब रेट चेंज होता है और आपको रिलीफ मिले हैं, तो आपका जो रिलीफ है वो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपका डेफिनेटली रिलीफ बनेगा। अगर आपका सेम स्लैब रेट ही में ही फॉल कर रहे हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल 1 में देखा, तो आपका इस केस में रिलीफ मिल रहेगा। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो कि इसमें जानने के लिए कि आप अपना टैक्स लायबिलिटी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको पिछले सालों की कोई सैलरी मिल रही है, इस साल में आपका कोई डिस्प्यूट सेटल हुआ है या आपकी कोई सैलरी रिवाइज हुई है, तो एम्प्लॉई भी उसको क्लेम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बट दे हैव टू फाइल द फॉर्म 10E बिफोर फाइलिंग देयर रिटर्न टू क्लेम दिस डिडक्शन। अगर आपके एम्प्लॉयर उसको क्लेम करके आपके फॉर्म 16 में देते हैं, देन यू आर वेरी मच एलिजिबल फॉर दैट। अदरवाइज़ आप खुद भी इसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।